गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले आए इस नई किताब की ओर। मन है पढ़ने का? पढ़ने का मन है या नहीं है? हाँ या ना? चले। बहुत ही फेवरेबल किताब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसे हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों अकार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों में पेपर फर्स्ट के नाम से पेपर में अवतरित होता है। यानी कि पेपर में आपको मिलेगा ये पेपर फर्स्ट के रूप में, जिसकी मैक्सिमम मार्क्स होंगे 33 और आपको लाने हैं पासिंग मार्क्स 12 नंबर। ठीक, बहुत आसान लगता है 12 नंबर लाना कि हाँ बहुत बढ़िया है मैडम, ये ले लो, ये चौक सही है बिना रिश्ते वाली। हाँ, सबसे पहले चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस की चर्चा करें, वही 5 यूनिट है, यूनिट वही 5 हैं और हर यूनिट से 6.5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है आयनिक सॉलिड, या इसको कहते हैं आयनिक ठोस, और इसी का सेकंड पार्ट है जो जाना जाता है बैंड सिद्धांत के नाम से, बैंड थ्योरी। इसके 2 पार्ट है। यूनिट सेकंड, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, जिसके दो पार्ट हैं, एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और सेकंड यूनिट है, इसका सेकंड पार्ट है आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, यूनिट थर्ड जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व, और इसी का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्वों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, यूनिट फोर्थ है कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्वों के यौगिक, और इसी के अथवा में है इसके अथवा में है केमिस्ट्री इन इनर्ट गैसेस, उत्कृष्ट गैसों में रसायन। उत्कृष्ट गैसों में रसायन। यूनिट फिफ्थ है जिसके पहले पार्ट का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, और
इसके अथवा में है रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो रसायन। ये पूरा सिलेबस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट सिलेबस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है वो ये पूरी चर्चा मैं कर रही हूं इसकी, कि क्या क्या टॉपिक्स तो अलग है, ये तो चैप्टर्स के नाम हैं। हर यूनिट में से 2 चैप्टर हैं और दोनों में से एक अथवा में आएगा। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि इस आयनिक सॉलिड और बेंड सिद्धांत में से दोनों में से इसमें से एक बनेगा और इसमें से भी एक बनेगा, यानी कि आपको कोई एक अटेंड करना है। सेम इसमें बीबीटी और एमओटी में से एक एक आएंगे, लेकिन करनी जो सिंपल है वो तो हम पूरी करेंगे। जैसे ये है सरल सी यूनिट है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये है, ये भी बहुत इजी है। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी अच्छी यूनिट है। पी ब्लॉक तत्वों की आवर्तिता, ये भी सरल है। ये थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि बच्चों को कंपाउंड्स याद होते नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की मैकेनिज्म तो होती नहीं है, सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन होती है जिन्हें रटने में बहुत दिक्कत आती है। मैथ वाले बच्चों के लिए तो बहुत आती है, और मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। यहां से मिलेगा एक क्वेश्चन, अथवा में ये मिलेगा उत्कृष्ट गैसों में रसायन और न्यूक्लियर, और ये तो ठीक है ही, अच्छी यूनिट है न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर इसमें तो वही है जो आप पढ़ के आए हो, जहां पे आप 5th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हो, वो तो ये यहीं पे ये सारा रेडियो एक्टिव विघटन वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें आते हैं। हर यूनिट से 6.5 नंबर का क्वेश्चन आना है, 6.5 या 6, मतलब टोटल 33 मार्क्स का पेपर बनेगा। वो किसी यूनिट में से 6.5 में से भी दे देगा और किसी में से 6 में से भी दे देगा। अगर मैं ये कहूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे सिंपल यूनिट कौन सी है, तो ये 2 सिंपल यूनिट है, सबसे सरल यूनिट और ये ये वाली भी। बाकी 2 में तो रिएक्शंस भरी हुई हैं, तो ज्यादा मेरे को कम पसंद है, पर आप लोग तो करेंगे ही, सबको करना है। ठीक है, तो ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा। ध्यान रखना फिजिकल से बड़ी किताब है, ये फैक्ट बात है। ठीक है, अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बाद में सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि कोई आयंस आपस में मिलकर सॉलिड बनाते होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। लेकिन वैसे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है समन्वय संख्या एवं त्रिज्यानुपात। ध्यान रखना 500% एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। 100% हर साल 6.5 नंबर में से इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है आयनिक सॉलिड में से, जिसमें से त्रिज्या अनुपात की थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसलिए आता है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और समन्वय संख्या को कहते हैं क्या, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात। देखो भाई, समन्वय संख्या की बात करें तो ये समन्वय संख्या क्या है, त्रिज्या अनुपात क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, माना कोई धनायन है, क्या है, कोई धनायन है, ये कहलाया, माना मेरा केंद्रीय धनायन, क्या कहलाया, केंद्रीय धनायन कहलाया। तो इस केंद्रीय धनायन को चारों ओर से जितने ऋणायन घेरे हुए होंगे, केंद्रीय धनायन को चारों ओर से जितने ऋणायन घेरे हुए होते हैं, वह ऋणायनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, या इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी केंद्रीय धनायन को जितने ऋणायन घेरे हुए होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। हमारे सिलेबस में 3 हैं, एक तो 4, एक 6 और एक 8। सॉरी,
4 समन्वय संख्या का क्या मतलब है कि केंद्रीय धनायन को 4 ऋणायन घेरे हुए होंगे। क्या घेरे हुए होंगे? 4 ऋणायन। और जब भी कभी एक केंद्रीय धनायन को 4 ऋणायन घेरे हुए होते हैं तो वो पोजीशन बनती है आपकी कौन सी? चतुष्फल की है। कौन सी बनती है? चतुष्फल की है। तो हम देखेंगे कैसे करना है। 4 अगर 6 हो तो वो 6 घेरे हुए होंगे, और 6 होती जब कौन सी बनती है? अष्टफल की स्ट्रक्चर। और ये वाली 8 जो है वो बनती है आपकी, 8 की स्ट्रक्चर कोई होती नहीं है। 8 एक धनायन को अगर 8 ऋणायन घेरे हुए होंगे तो वो समन्वय संख्या क्या कहलाती है? 8 कहलाती है। समझ गए? ये तो है समन्वय संख्या। अब बात करेंगे रेडियस रेशो की। तो रेडियस रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जहां स्मॉल आर का मतलब रेडियस है और कैपिटल आर का मतलब रेशो है। रेडियस रेशो। त्रिज्या अनुपात का मतलब है धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? धनायन की त्रिज्या का अनुपात और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। हमें पढ़ना है समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना, समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना और समन्वय संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। तो देखना, अगर मैंने ये कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने जिक्र किया है, तो देखिए समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात, ठीक है। समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना जिसे हम करेंगे कल, क्योंकि मैं आज, सबसे पहली बात तो मुझे आज यहां से स्टार्ट करना नहीं था। उसका रीजन है कि मैं स्टार्टिंग में चाह रही थी कि आपको आज की स्टार्टिंग कर देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन इसके बारे में चर्चा हम करेंगे कल। लेकिन मैंने आपसे शायद एक चीज कही थी कि फिजिकल की कुछ जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पार्ट है वो रह गया है। आई थिंक आप लोगों ने मुझे याद दिलाया नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बाद में काम आएगा कि जब भी आप कभी पढ़ने बैठोगे। और हो सकता है मे बी पॉसिबल जो मैथ वाले बच्चे हों वो लिक्विड स्टेट की थ्योरी याद करने की बजाय मैथमेटिकल पोर्शन अटेंड करें, तो उस मैथमेटिकल पोर्शन की वजह से मुझे आज यहीं इसको ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था, आपने याद दिलाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा कर दी है, साथ ही साथ मैंने बता दिया है कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपके मित्रगण हो या कोई भी हो जो इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उनसे कह देना कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, यानी कि यूनिट जो आयनिक सॉलिड है वो बहुत ही अच्छी यूनिट है और बहुत आसानी से उसमें नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेगुलर क्लास लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा देखना, सिंपल अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं तो आपको सबसे पहले आपको दिया हुआ है लॉग। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं? लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती है? देखो ये जो रह गया था, ये रह गया था आपका यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा रही थी आपको। देखो लॉग एम अपॉन एन, याद रखना जिंदगी भर काम आएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, याद रखना। ये लघुगणक के गुणधर्म हैं जिसका बहुत काम आने वाला है। मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देती हूँ, पेपर में देख लेना। ये सिंपल क्वेश्चन के लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन, और क्या है? लॉग एम की पावर एन। लॉग की पावर पे जब पावर चढ़ी हुई हो तो पावर क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आने हैं।
बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्सनली बोल रही हूं कि इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। जब आप क्या कौन से वाले पूछ रहे हैं बच्चे? नोट्स में नहीं है ना, तभी तो नोट्स में नहीं है, क्योंकि कोई कराता ही नहीं है ना इसे। इसलिए नहीं कराता क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चे थियोरेटिकल पार्ट कर लेंगे, इसीलिए नहीं कराता है कोई भी। पर मैं चाह रही हूँ कि मैं हमेशा बच्चे, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को जब हम सेकंड ईयर की तरफ पहुंचते हैं, तो पूरा लॉग की प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना सीखना होता है हमें। और लॉग की प्रॉपर्टीज में वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करता है, वहां पे आपको डायरेक्ट याद करने में दिक्कत आती है। लेकिन हो सकता है पेपर में डायरेक्ट सिंपली आपसे लॉग की प्रॉपर्टी कोई पूछ ले तो आप आराम से करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक क्वेश्चन देखो करके बताना। लॉग 12/7 प्लस लॉग 9/7 माइनस लॉग 27/7 बराबर 0 सिद्ध करना है भाई, करना है इसको सिद्ध। ऐसे क्वेश्चन पूछता है सिंपल सिंपल से पेपर में, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है। करना सॉल्व से। इसे नॉर्मल भाई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है, माइनस लॉग 27/7 सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। लॉग 12/7 इंटू 9/7 लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, अपॉन एन कहां जाएगा? नीचे लगा दिया इस फॉर्मूले में। चूंकि आपको पता होना चाहिए बटे वाली चीजें ऊपर जाकर उल्टी हो जाती हैं। 27/7 है, ऊपर जाकर 7/27 में कन्वर्ट हो जाएगा। करो इसे सॉल्व। 7 से 7 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, और कुछ बचा? 9/4 है, 9/4 सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। चार से 4 कैंसिल, क्या आया? log 1, और log 1 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 0। ये प्रूफ करवाया है एक बार पेपर में। अब बच्चे जिसको आता होगा वो तो सॉल्व कर देगा, डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टीज पूछी हैं इसलिए। आपको अवकलन आते हैं क्या? अवकलन आते हैं? अवकलन आते हैं कि नहीं आते हैं? समाकलन आते हैं? बायो का कोई है क्या यहाँ पे? ये बता दो मुझे, कोई बायो का है क्या? कोई बायो का है क्या? कौन है बायो का? वो कभी पढ़े हैं क्या ये? चलो जो बायो के बच्चे हैं जरा एक बार देख लेना, ये नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? बायो के बच्चों के लिए है ये, पर्सनली मैं प्रीफर करती हूँ। और मैथ वाले बच्चे भी इतना एक्सपर्ट ना बने कि हाँ भाई हमें भी आता है, लेकिन मुझे पता है कि किसी को नहीं आती ये चीजें। बहुत लगता है आपको, आप पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, मुझे पता है ना। देखो ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अवकलन के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उसका नाम है ये d/dx। क्या लगाते हैं? d/dx। बताओ d/dx, x की पावर n का अवकलन क्या होगा? देखो भाई सबसे पहले तो जिसका अवकलन निकालना है वो, और अवकलन के लिए चिन्ह कौन सा लेते हैं? ये वाले, ये वाला अवकलन का चिन्ह है, और ये किसका अवकलन निकालना है? इसका। तो बताओ क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला होता है nx n की पावर ये, क्योंकि ये बायोलॉजी वाले बच्चों के हिसाब से पेपर बनाया जाता है
तो ये ध्यान रखना, एक चीज जो मैं आपसे कह रही हूं कि मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है डायरेक्ट 6.5 नंबर लाना, इसलिए मैथमेटिकल पार्ट को बच्चों के लिए, मैथ वाले बच्चों के लिए फॉलो किया जाता है। बाकी ये जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रीफर किया जाता है कि लाइफ टाइम के लिए, चाहे सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, उनमें ध्यान रखना बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। फिर कह रही हूँ आज नेक्स्ट ईयर जब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज इतनी काम आती है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। वो डायरेक्ट पूछता है एक्स की पावर, ऐसे पूछ देता है एक्स की पावर, ऐसे पूछता है बाई की पावर 2 का डी ओवर डी वाई के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ऐसे करके पूछता है, बहुत बार आया है पेपर में। तो देखो ये, अच्छा बताओ, देखो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। क्वेश्चन करेंगे अभी, रुक जाओ, a की पावर x छोड़ो, पेपर में देख लो फिर भी। a की पावर x का अवकलन होता है, क्या होता है बताओ, बताओ भाई। a की पावर देखो क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है। सिंपल सिंपल से बता रही हूं, जो बहुत काम की चीजें हैं, बाकी तो छुड़वा दूंगी मैं। देखो डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, सिंपल है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ये याद रख लेना भाई। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। बाकी छोड़ो, टेन एक्स टेन एक्स के छोड़ दो, ये पेपर में ये यहाँ मतलब कहीं भी काम नहीं आते, मेन तो साइन एक्स और कॉस एक्स का काम आता है, ठीक है। जो आगे जो है वो भविष्य में साइन एक्स और कॉस एक्स का ही सबसे ज्यादा काम आता है, बाकी तो किसी का काम नहीं आता। हाँ एक और बहुत जरूरी, अगर कोई अचर संख्या दे रखी हो तो उसका, जैसे आपसे पूछे 2 का अवकलन क्या होगा, ये एक अचर संख्या है, हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0, समझ गए। तो ये है अवकलन। चलो अभी इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और फटाफट से एक न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करो इसका अवकलन। एक क्वेश्चन दे रही हूं, 4x³ देखो बुक से बाहर तो नहीं आएगा, ये कंफर्म है, प्लस 7x² माइनस के 7x प्लस के 10 का x के सापेक्ष अवकलन। बायो वाले बच्चों फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला रखेगा, एसएन कॉलेज में कब तक आओगे, ये कोई बात पूछने की है क्या, छोड़ चुकी हूं मैं कॉलेज, ठीक है। क्यों निकिता, एसएन कॉलेज से क्यों पूछ रही हो आप, क्या कारण है बताओ। बायो वाले बच्चों बताना, बायो वाले कॉपी पेन हाथ में रखो। बायो वाले बच्चों कर रहे हो क्या, अच्छा हाँ कर रहे हो क्या, मैं बताऊं, कर लिया बायो वालों ने, देखो भाई कैसे करेंगे एक बार देखना। फॉर्मूला ये लिख रहा है x की पावर n, पावर जैसी जो चीज आपको दिख रही है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ x की पावर n का। देखो बीच में प्लस लग रहा है तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग अवकलन होगा। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसा है, मल्टीप्लाई में हो तो ध्यान रखना नियतांक के हिसाब से बाहर आ जाता है, जैसा है वैसा की वैसा एज इट इज। एक्स की पावर 3 का अवकलन देखो, x की पावर n, n बराबर क्या है 3, क्या अवकलन है, पावर बाहर
x और पावर -1 फॉर्मूला लगाया है देखो, प्लस 7, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो होगा नहीं, ये तो बाहर आएगा, इंटू x पर पावर 2 है, 2 बाहर, x जैसा है वैसा की वैसा, और 2 -1 -7 बाहर, x पर पावर 1 -1, देखो 1 बाहर आना है क्योंकि n x की पावर n-1 होता है, इसका अवकलन हो गया सबका। और लास्ट में ये देखो 10, 10 का अवकलन तो 0 होना ही है। क्यों होना है 0? 0 इसलिए क्योंकि c जब नियतांक कोई जैसी चीज आ जाती है तो 0 करो। 12x² प्लस 14x माइनस 7x की पावर 0 प्लस 0, 12x² प्लस 14x माइनस 7, x की पावर 0 होने पर वैल्यू हो जाती है 1। सबका हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ऐसा ही आंसर आ रहा है सबका? अब देखो भाई, एक बहुत ही जो मेरा फेवरेट है, देखो भाई, कर लोगे? नहीं कराऊं? कर लोगे? यही मैथमेटिकल कंसेप्ट में है। प्रायिकता के क्वेश्चन कराने हैं, प्रोबेबिलिटी के, समाकलन करवाना है क्या? समाकलन के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते? करवाने हैं क्या? करवाऊं क्या प्रोबेबिलिटी? पहले उससे पहले समाकलन तो देखोगे। सिंपल सिंपल से समाकलन देख लो भाई। भाई सिंपल समाकलन के चिन्ह जो होता है वो ये होता है, पता होना चाहिए आपको। x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। 1/x, सिंपल सिंपल से देख लो जो बाद में काम आएंगे, बस और कुछ मत देखो। log x होता है इसका भाई। देखो अवकलन जो है वो समाकलन की विक्रम प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। अवकलन जो है वो समाकलन की विक्रम या मैं कहूं समाकलन जो है वो अवकलन की विक्रम प्रक्रिया होती है। अगर log x का अवकलन समाकलन log x का अवकलन 1/x है तो 1/x का समाकलन log x होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अवकलन और समाकलन आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए तो कट जाते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई नियतांक संख्या है, सब में प्लस सी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लिमिट नहीं है तो प्लस सी जोड़ना पड़ता है। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूं, ध्यान होगा जब मैंने आपको 5th यूनिट कराई थी केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। देखो भाई समाकलन जो नियतांक है उसका समाकलन किया जाता है, नियतांक जैसा है वैसा की वैसा एज इट इज, और dx का 1 के सापेक्ष kx प्लस। देखो ये मल्टीप्लाई है k इंटू 1 का, k तो है वो तो कांस्टेंट है, और 1 का समाकलन जो है वो dx के सापेक्ष x है। एक बार रिजॉइन करो फिर आगे चर्चा करते हैं, प्रायिकता करेंगे उसके बाद। रिजॉइन कर दो, हाँ कहते दिया, और क्या।